हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजेंद्र। आज हम सेकंड चैप्टर का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। वैसे आपने प्रॉब्लम कर रखा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सोर्स चार्ज क्यू है, एक अनदर चार्ज क्यू लेके आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है। ये कैलकुलेशन आपने, इस तरह के क्वेश्चन तो आपने बहुत किए होंगे। लेकिन कई बार एक हट के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी से रिलेटेड। उसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरह से डील किया जाता है, वो आज हम थोड़ा सा करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी किसको कहते हैं। देखिए, सपोज करो बेटा कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा हुआ है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने चार्ज क्यू को छोड़ा जिसका मास है, मान लेते हैं एम है, तो जैसे जैसे ये चार्ज आगे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगाने से ये एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आगे बढ़ते बढ़ते इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो कि फार्मूला क्या होता है 1/2mv²। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन से कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर ये चार्ज आगे बढ़ रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, तो वो एनर्जी आई कहां से? तो आंसर है उस एनर्जी को, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे कुछ वर्क किया होगा। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम थोड़ा सा नोट करते चलते हैं साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल, यानी ताकत होती है उसके पास, पोटेंशियल टू डू वर्क ऑन चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आएगा तो उस पर काम करने की इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता होती है। इससे ये बात हमें पता चलती है। अगर इस पे ये काम कर रहा है तो इसके पास एनर्जी भी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस सम एनर्जी। ठीक है, आई बात समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड ने अगर इस चार्ज पे काम किया तो उसके पास कुछ एनर्जी थी, तभी किया होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस सम एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज, दिस एनर्जी इज known as electrostatic field energy, electrostatic field energy of electric field। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी कहलाएगी। आई बात समझ में? अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये थी डेफिनेशन की बात कि मैंने डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो इस फील्ड में आने वाले चार्ज पर काम करने की क्षमता रखता है, उस एनर्जी को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक ये हो गया और फील्ड के पास है, इसलिए ये फील्ड एनर्जी कहलाई। अब हमारा काम है कि हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना सीखें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी है, उसको हम डेंसिटी की लैंग्वेज में कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। मैं डेंसिटी निकाल रहा हूं ताकि हम जो भी वॉल्यूम होगा वो एक जनरल फार्मूला बन जाएगा, तो हम वैल्यू निकाल सकें। जैसी भी बॉडी होगी उसका वॉल्यूम पुट करो, उसका टोटल एनर्जी आ जाएगी। चलिए, मान लेते हैं कि ये एक इस तरह की कोई एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस पे चार्ज है, इस तरह चार्ज इस पे। ठीक है, ये चार्ज हो गया इस बॉडी। अगर इसके पास चार्ज है तो हाइपोथेटिकली हम एक बार अज्यूम करते हैं
हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हाइपोथेटिकली हमने अज्यूम किया कि ये एक ऐसी बॉडी है, ये सभी प्लस चार्ज है इस बॉडी पर, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इसकी वजह से इस बॉडी पर एक आउटरवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए इस ऐसे इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और हमने एक पहले क्वेश्चन में मैंने ये आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे मैं आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे लगने वाला प्रेशर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं वो कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक क्वेश्चन और सोल्व कर देता हूं। लेट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन बॉडी। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इस पे हमने चार्ज लगा रखा है, चार्ज की डेंसिटी चार्ज डेंसिटी जो है लेट से है भैया सिग्मा, है ना। इस बॉडी पर चार्ज फैला हुआ है, चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो इस बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर। दैट मीन इस बॉडी पर प्रेशर भी लग रहा होगा। वो प्रेशर कितना लग रहा है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले तो हम ये देखेंगे चलिए कैसे कैलकुलेट करें। चलो तो मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए एक टेक्निक लगाते हैं। तो हमने माना कि यहाँ पर हम एक सरफेस ले लेते हैं, ये एक सरफेस हमने लिया, ये वाली, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हमने बी। तो हमने एक सरफेस किया, लेट ए स्मॉल सरफेस नाम रखा उसका अपन ने ए बी, ठीक है। एरिया इक्वल टू मान लेते हैं भैया उसका ds, एलिमेंटल सरफेस लिया अपन ने, उसका सरफेस एरिया कितना है, ds है, ठीक है। तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज इस बॉडी के पास, इस सरफेस के पास, ds के पास, लेट से हमने नाम रखा dq। तो चार्ज का वैल्यू क्या होता है, डेंसिटी, सरफेस एरिया की डेंसिटी सिग्मा है, मल्टीप्लाई बाय ds, ठीक है। चलो ये हमें पता चल गया। अब देखिए इस जो हमने सरफेस ए बी लिया है, इसके ऊपर यहां पर एक पॉइंट हम इमेजिन करते हैं, जस्ट इससे आगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अबोव द सरफेस। तो हमें फार्मूला से पता है, गॉसियन सरफेस फार्मूला से अपन ने निकाला है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, तो आंसर है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक तो ये जो ए बी सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही होगी कुछ, मान लेते हैं उसका नाम रख लेते हैं भैया E1। और ये जो बाकी बॉडी है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही होगी, मान लेते हैं उसका नाम रख लेते हैं ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही होगी E2। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस पॉइंट पे जो बन रहा है वो बन रहा है E1 प्लस E2 की वजह से, और वो वैल्यू कितना है भैया, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आधी बात समझ, ये पूरी बॉडी यहां पर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है, टोटल दे रही है ये वाला। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक तो इस बॉडी की वजह से होगा जो हमने इमेजिन की है, और एक इस बाकी बची हुई बॉडी की वजह से भी होगा, ये हमने किया है पहले, ठीक है ना। चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा। अच्छा दूसरा, यहाँ पर इस बॉडी की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डाउनवर्ड होगा, कितना होगा, अगर इसकी वजह से जितना ऊपर जा रहा था उतना नीचे भी आएगा, मान लेते हैं ये होगा अपना E1, ठीक है ना। इस बॉडी का ऊपर अगर E1 जा रहा था तो इस बॉडी का, कौन सी बॉडी का, ये छोटी सी बॉडी जो हमने इमेजिन की है जिसकी सरफेस क्या है, ए बी सरफेस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड कितना होगा, E1 होगा। और यहाँ पर इस पूरी बॉडी की वजह से वो तो सारा का सारा ऊपर की तरफ है, वो कितना होगा, तो आंसर है यहाँ जस्ट इसके नीचे है, ये जस्ट इसके ऊपर है, तो ये इस बॉडी का हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ है। अब हमें पता है किसी भी एक बॉडी के, चार्ज बॉडी के अंदर होलो आ रही बॉडी है, तो इसके जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर है 0 होगा। इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं, मान लेते हैं पॉइंट P, और इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं, मान लेते हैं पॉइंट Q। तो ये हमारा P पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला था, और Q पॉइंट पर
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, जो कि किससे मिलके बना है, E2 और E1 से मिलके बना है। यहां पर देखिए ना, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, बाकी बची बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, कुल मिला के क्या हो गया, जीरो। सबूत क्या है, तो किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। चार्ज बॉडी के अंदर, अपोलो चार्ज बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब ये है कि E1 और E2 बराबर है, आ रही बात समझे, और बराबर है, दोनों का कुल मिला के इतना है, तो E1 की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड Y1 वो किसके बराबर होगा, E2 के बराबर, वो कितना होगा, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात याद रख लेंगे। चलिए अब हम निकालने वाले थे प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला तो हमें पता है, प्रेशर का फार्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हम एक काम करते हैं, इस सरफेस AB पर प्रेशर निकालते हैं, जो कि सभी पे अप्लाई कर सकते हैं मेरा पर। तो इस बॉडी का फोर्स निकालने के लिए, फोर्स इस बॉडी पर फोर्स किसका लग रहा होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एरिया, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अपने को इस AB बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, ये रहा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इस बॉडी पर E2 लगा रहा है, बाकी बॉडी इस पे लग रहा है क्या है, इस बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाया, बाकी बॉडी की वैल्यू देखो, E1 और E2 दोनों बराबर है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज, चार्ज ये रहा इस बॉडी का, इस बॉडी पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाएगा, ये बाकी बची बॉडी कितना लगा रही है, ये बार नहीं, इस बॉडी का चार्ज, इस बॉडी पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय इस बॉडी का चार्ज, इस बॉडी का चार्ज कितना है, दैट इज सिग्मा इनटू ds डिवाइडेड बाय इस बॉडी का एरिया, तो आंसर है ds। तो देखिए ds गेट कैंसिल, इट बिकम्स सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखेंगे, प्रेशर ऑन ए चार्ज्ड बॉडी। तो चार्ज बॉडी में प्रेशर कितना आया, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो इन स्टेप को कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कर लीजिए। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, प्रेशर जो आता है, कौन सा प्रेशर है ये, P इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से प्रेशर आया, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास प्रेशर आ गया। आई बात समझ में। तो इसको मैं कर देता हूं जी डिलीट, आप चाहे तो एक बार रोक के इसको कॉपी कर सकते थे। चलिए ये हमने डिलीट कर लिया। हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने हैं, हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो है उसकी डेंसिटी निकालनी है। तो फिर अब उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मान लेते हैं ये हमारी सरफेस थी, ये इस पे चार्ज था प्लस, ठीक है। चलिए अब हमने कहा कि अगर इस पे प्रेशर लग रहा है, हाइपोथेटिकली हम इसको मान लेते हैं कि इस पर प्रेशर लग रहा है, तो ये कुछ फैल सकती है। मान लेते हैं कि ये ऐसी बॉडी है, ऐसा मटेरियल है जो एक्सपेंड हो गया। मान लेते हैं ये एक्सपेंड होके कुछ इस तरह एक्सपेंड हो गया, ये इस तरह से एक्सपेंड हो गया। आरी बात समझ, ये फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी अब इसका आकार ऐसा हो गया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। मान लेते हैं पहले वॉल्यूम V था, अब ये वॉल्यूम बढ़ के इसका कितना और वॉल्यूम बढ़ गया, dV वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अब ये चार्ज यहां पर आ गए, ये बॉडी बढ़ के यहां तक पहुंच गई। तो आपको पता है अगर इसका आकार बदला है तो इस बॉडी पे कुछ वर्क हुआ होगा। तो मान लेते हैं इस पे वर्क हुआ, dW इक्वल टू, हम क्या कहेंगे, वर्क डन का फार्मूला प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है हमारे पास। देखिए बेटा, इस बॉडी पर चार्ज था, प्लस चार्ज था, वो चार्ज प्लस प्लस को करता है रिपल। इस रिपल्सन की वजह से इस बॉडी पर एक लग रहा था फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से हमने हाइपोथेटिकली इमेजिन किया कि ये V वॉल्यूम वाली बॉडी एक्सपेंड होगी और इसका कितना वॉल्यूम बढ़ गया, dV वॉल्यूम बढ़ गया। अगर इसका dV वॉल्यूम और बढ़ गया है तो ये वॉल्यूम बढ़ाने में अपने आप तो कोई चीज होती नहीं है,
अगर ये वॉल्यूम में चेंज आया तो कुछ वर्क डन हुआ होगा, तो वो वर्क डन हम इसके बराबर कह सकते हैं। अब अगर वैल्यू पुट करें ये dW, तो प्रेशर का फार्मूला है दैट इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dV। आ रही बात समझ? दिस इज dW। अब अगर ध्यान से देखिए, अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो वर्क डन हुआ है, तो ये देखिए अब अगर सरफेस यहां हुए तो अब ये वाला जो रीजन था इसके अंदर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां गया? तो आंसर अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहा है। देखिए ना, अब बॉडी की सरफेस यहां आ गई और आपको पता है बॉडी के अंदर जब देखिए जब पहले ये सरफेस थी तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0 था ना। अब यहां पर ये बॉडी, अब इसने आकार ये ले लिया जो बाहर वाली मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भैया? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी बॉडी के अंदर 0 होता है। तो इसका मतलब इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कोई एनर्जी थी। आपने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। वो सारी की सारी एनर्जी किस में खर्च हो गई? तो आंसर है ये काम करने में खर्च हो गई थी। ये वर्क किसके बराबर आ गया? इस रीजन की एनर्जी के बराबर आ गया। समझ में नहीं आई बात? रिपीट करता हूं, हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके पास एनर्जी होती है, होती है। हमने कहा कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, वो हम कहते हैं। अब अगर ये बॉडी ने आकार ले लिया ये, तो पहले वाली सरफेस और अब वाली सरफेस के बीच का ये वाला रीजन जिसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस बॉडी पर काम किया और इस बॉडी का आकार बदल दिया, इतना हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रही नहीं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रही नहीं तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो एनर्जी किस रूप में काम आ गई? तो हमारे इस रूप में काम आ गई, यानी ये वर्क डन इस एनर्जी के बराबर मैं कर सकता हूं। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये जो एनर्जी है ये दिस इज इक्वल टू एनर्जी पोजेस्ड बाय फील्ड एनर्जी ऑफ वॉल्यूम। कौन से वॉल्यूम ने पोजेस कर रखी थी ये? तो ये देखिए इतने वाली फील्ड वाली एनर्जी खत्म हो गई ना, कौन सा वॉल्यूम है उसका? कितना वॉल्यूम है? dV, ठीक है। तो इस du को हम अब इसकी डेंसिटी निकालें, तो डेंसिटी क्या होता है? तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी कितनी है? तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा यहां पर, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dV डिवाइडेड बाय dV गेट कैंसल, इट बिकम्स सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर सिग्मा को मैं कन्वर्ट करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की लैंग्वेज में, तो यहां देखिए बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बॉडी का इसका? तो आंसर है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अगर मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं तो यानी मैं सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? E एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकता हूं। ये वैल्यू यहां पे पुट कर लो तो एनर्जी डेंसिटी हमारा क्या आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी हमारा आ जाएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज 1/2। ए कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर कुछ 1/2 mv स्क्वायर वाला फॉर्मेट से दिख रहा है ना, ठीक है। तो कुछ हम रिलेशन, ये इसका यूनिट क्या होगा आप सोच सकते हो यार, यूनिट तो क्या होता है? एनर्जी का यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। ये आपका आ गया एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। अब इससे हम किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे वो आप करेंगे। इसको आप चाहो तो एक बार कॉपी कर लो, समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर दोबारा से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, अगर फील्ड एनर्जी ऐसा कोई है तो फील्ड एनर्जी अगर हम एक स्फीयर को हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं एक स्फीयर है जिसकी रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है। अगर इसके ऊपर चार्ज हम रख दें, मान लेते हैं इस पे चार्ज है q, इस पे q चार्ज है, तो इसकी इस
चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और अभी अभी हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस फील्ड की एनर्जी होगी, वो फील्ड एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला है, तो आंसर है सरफेस से लेके इंफिनिटी तक फैला हुआ है। उस फील्ड के पास टोटल कितनी एनर्जी है ये अपने को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है, तो यहां से लेके हम इंफिनिटी तक का टोटल वॉल्यूम है उसकी सारी वॉल्यूम को अगर एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास टोटल आ जाएगा। चलिए कैसे करते हैं, तो उसको हम देखिए कैसे करना है। आपको यहां से एक x डिस्टेंस पर यहां हमने एक स्फीयर इमेजिन किया, ठीक है, यहां पे स्फीयर इमेजिन किया। इस स्फीयर की मान लेते हैं मोटाई जो है, थिकनेस जो है इसकी सॉरी, ठीक है, दिस इज लेट से dx में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे बट आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, अभी अभी अपन ने फार्मूला बनाया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट मीन वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी अलग होगी, यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी, यहां पे अलग होगी। तो यानी हम क्या करेंगे, इस टुकड़े की एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आगे वाले टुकड़े की सभी टुकड़ों की इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, और फिर उन एनर्जी को जोड़ देंगे। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली जुड़ जाएगी आपस में। चलिए अभी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेट्स से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अपने को पता है, दैट इज k स्क्वायर बाय k क्यूब बाय r स्क्वायर। तो यहां पर r कितनी है, x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका वॉल्यूम हम अगर dv वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो स्फीयर की दैट इज सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, r यहाँ क्या है x, और इसकी मोटाई दैट इज dx, ये इसका वॉल्यूम हो गया, दिस इज वॉल्यूम। तो इसका टोटल एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम, ये अपने पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालने तो आप क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो वेरिएबल बदल रहा है वहां से लेके वहां तक, ठीक है। चलिए, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ई की वैल्यू ये रही, दैट इज k क्यू बाय x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका स्क्वायर रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय dv, तो वॉल्यूम ये रहा दैट इज 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। अरे बात सुनो, तो ये देखिए 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये तो 4 है, 2 रह जाएगा, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेता हूं। तो ये देखिए 2 जाइए, यहाँ कैंसिल हुआ, तो ये देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रह गया, और k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx। ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, एक x स्क्वायर रह गया था, ये पावर 4 है ना, इसको अगर मैं सीधा लिखूं दैट इज k स्क्वायर इनटू दिस k स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, गॉट इट, ठीक है जी। देखिए इसको थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, k स्क्वायर है यहाँ पे, इसको k को एक ओपन कर लेते हैं, ये देखिए दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक के रख लेता हूं, एक के की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, एक वैल्यू रख दिया, और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू यहाँ अलग रख लेते हैं, क्यू स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना अपने को, दैट इज r टू इंफिनिटी। यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा करने से देखिए फायदा क्या हो गया, पाई पाई गेट कैंसिल, 2 जा, ठीक है, एप्सिलॉन कैंसिल, थोड़ा सा आपको देखने में ये छोटा हो गया होगा और कुछ नहीं है, तो हमारे पास बच गया k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बचा बेटा, देखिए ना 4, ये 4 2 4 2 रह गया,
इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करो तो ये क्या हो जाएगा 1/x² का क्या हो जाएगा -1/x, ठीक है ना। और लिमिट हमें 0 टू इंफिनिटी पुट करनी है, तो एक बार इंफिनिटी करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू -kq²/2r, ठीक है ना। r पुट के तो r आ गया, भले ही आप k की वैल्यू पुट करें तो आपका हो जाएगा दैट इज q² डिवाइडेड बाय 8πε0r। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने इंटीग्रेट करके निकाल लिया कि इस स्फीयर की वजह से जो हमें एनर्जी होगा वो कितना होगा। आ रही बात समझ में? एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसकी बातें और बताते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लिया। अब देखिए इसके बारे में एक दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको मैं बड़ा सरल कर देता हूं। हमने कहा कि ये एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, इसकी टोटल फील्ड एनर्जी आई। इस टोटल फील्ड के पास जो होगी, ये टोटल फील्ड एनर्जी जो है, इसी को इसकी हम कहते हैं बेटा सेल्फ एनर्जी। क्या कहलाइए? सेल्फ एनर्जी। यानी एक चार्ज स्फीयर जो है, मैं ये हटा देता हूं, हमने कर लिया है, ये हमारे पास एक स्फीयर था, अगर इसके पास टोटल चार्ज है Q, तो इस स्फीयर के पास एक एनर्जी होगी जो कि इसके फील्ड के रूप में चारों ओर फैली हुई है। उस फील्ड में एनर्जी होती है ना, वो फील्ड एनर्जी इसकी सेल्फ एनर्जी कहलाएगी, और वो कितनी होगी? दैट इज 1/kq²/2r कह लो, या आप q² डिवाइडेड बाय 8πε0r कह लो। इतनी एनर्जी इसके पास होती है, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया, इसी को इसकी सेल्फ एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी आई कहां से? तो बड़ी कॉमन सेंस है यार। देखिए जब इसको हम चार्ज कर रहे थे, इस स्फीयर को चार्ज कर रहे थे, तो चार्ज करने में आपने इस पे वर्क तो नहीं किया। किसी स्फीयर को जब चार्ज करोगे, जैसे कि एक स्फीयर को एक बैटरी चार्ज दे रही है, तो बैटरी को उसको चार्ज करने में वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो वो वर्क डन जो किया वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया? इसकी सेल्फ एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको रिवर्स में कैलकुलेट करूं, तो अगर मैं इसको ये कहूं कि सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फीयर किसके बराबर होगी? तो आंसर है वर्क डन ऑन इट टू चार्ज। यानी इसके पास जो सेल्फ एनर्जी होगी वो इसके ऊपर चार्ज जो हमने किया है उसके रूप में। अरे कैपेसिटर यही तो है, कैपेसिटर की प्लेट में कैपेसिटर में एनर्जी होती है ना, तो वो एनर्जी कहां से आई? उसको चार्ज किया, तो बैटरी ने उसके ऊपर वर्क किया, तो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये स्फीयर जो है, इसकी हम क्या कह रहे हैं? सेल्फ एनर्जी। इसके ऊपर वर्क डन। कैलकुलेट करके देखें इतनी आएगी कि नहीं आएगी। चलो वेरीफाई कर देता हूं, अभी कर देते हैं इसको। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस है r। अभी किसी इंस्टेंट पे इसके पास चार्ज है q, ठीक है। तो इसके पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा भैया? इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा kq/r। पता है ना, ये फार्मूला था आपको। अच्छा, अब अगर लेट एट एनी इंस्टेंट v इक्वल टू है kq/r। अब इस पे हम चार्ज करते हैं ऑन सप्लाइंग चार्ज दैट इज इक्वल टू, लेट से अपन इसको dq चार्ज और इसमें अपन डालना चाहते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। dq डालने के लिए dw करना पड़ेगा। और वर्क क्या होता है? तो फार्मूला याद करो यार, वर्क क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अरे पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा ना, तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस इंस्टेंट पे इसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय dq। तो चल dw इक्वल टू फार्मूला बन गया जी kq/r इंटू dq। आ रही बात समझ में? और इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से लेके कहां तक? तो चार्ज इसमें सबसे पहले कितना था जब स्टार्ट किया था? तो 0। और कितना चार्ज देना है? लेट से अपन टोटल कैपिटल Q चार्ज देना है, तो ये अपना क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डन। फार्मूला लगाते हैं, देखिए
तो K बाहर आ गया, R बाहर आ गया, इंटीग्रेट करना है 0 टू कैपिटल Q, किसको, Q इंटू डी क्यू को, इसको इंटीग्रेट करो भैया क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, तो लो K Q स्क्वायर बाय 2R, इतना वर्क करना पड़ेगा। और ये इसकी क्या बन जाएगा जी, सेल्फ एनर्जी। ये तो कैलकुलेट किया अभी अपन, देख लो जितना वर्क इसके ऊपर करेंगे वो इसकी क्या बन जाएगी, सेल्फ एनर्जी बन जाएगी। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ ए स्फीयर दैट इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय 2R। इसी तरह हम सेल्फ एनर्जी कुछ और शेप्स की भी निकालेंगे, ये हमारी होगी स्फीयर की। इसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी किसकी, ये तो अपन ने एक स्फीयर लिया था, अब हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेंगे, जैसे कि चार्ज है वो सभी जगह पर अगर हो तो इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, ये कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अगर एक सिस्टम है, जैसे कि ये दो सॉलिड स्फीयर है, एक ये हो गया, ठीक है, और एक इससे ये इतनी दूरी और पड़ा है, ठीक है। अब ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें मल्टीपल बॉडीज हो, ये जैसे ये हो गया, अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी ये आप कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी हम क्या है, अभी आप ये मान के चलते हो कि आपने ये अभी ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, तो अभी आप इस सिस्टम की कैसे निकालते हो, अभी आप निकालते हो कि K Q1 Q2 इसकी इंटरेक्शन, एक इसकी इंटरेक्शन और एक इसकी इंटरेक्शन, तीन एनर्जी बना देते हो, यानी एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2 प्लस एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3 प्लस एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 3, ये तीनों एनर्जी टोटल आप जोड़ते हो, टोटल एनर्जी आ जाती है। अब इसमें क्या है, इनकी इंटरेक्शन एनर्जी तो होगी प्लस एक तो होगी इनकी इंटरेक्शन एनर्जी प्लस इनकी सेल्फ एनर्जी हम जोड़ेंगे भैया, क्योंकि अब हमने पढ़ लिया है कि इस तरह जो स्फीयर होते हैं उनकी सेल्फ एनर्जी भी होती है, तो सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी कुल मिलाकर टोटल एनर्जी कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करना आ सकता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में वो करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।